डियर स्टूडेंट, आज हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ए क्रोमोसोम इज़ ए लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब क्रोमोसोम क्या होता है? एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो जेनेटिक मटेरियल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम के अंदर विद्यमान होता है। दिस क्रोमोसोम डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन सिंथेसिस और हेरिडिटी के रोल को प्ले करता है। यह एक विशेष कार्य होता है जो हर किसी जीवधारी में होता है। क्रोमोसोम नॉर्मली मेटाफेज की अवस्था में दिखाई देता है, जैसा कि हमें मेटाफेज की अवस्था में सिस्टर क्रोमेटिड के साथ क्रोमोसोम दिखाई देता है। लेकिन यह इंटरफेस से प्रोफेज की अवस्था पर सेल डिवीजन जाने के समय में इसका दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें मेटाफेज की अवस्था में दिखाई देता है। तो मेटाफेज की अवस्था में जो क्रोमोसोम दिखाई देता है एक्चुअल वह 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। एक तो पूर्ववर्ती होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड आर्म होते हैं उसके। ड्यूरिंग मेटाफेज के दौरान एक्सेप्ट क्रोमोसोम जो हमें दिखाई देता है वह बहुत हाईली कंडेंस्ड अवस्था में होता है, इसलिए हमें वो दिखाई देता है। इसके इतर यदि हम देखें तो इंटरफेज में ये हमें नहीं दिखाई देता है। आप देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो पहला व्यक्ति था या जो पहले वैज्ञानिक थे उन्होंने 1815 में इसको सबसे पहले देखा था। उसके बाद कार्ल नगेली ने 1842 में इसको रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में देखा था न्यूक्लियस के अंदर। तो एक्चुअल वह प्रोफेज की अवस्था थी जिसमें कि रॉड से दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। जर्मन बायोलॉजिस्ट हुए एक जिनका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। उन्होंने 1880 में यह बताया कि सेल डिवीज़न के समय में कुछ न्यूक्लियर मटेरियल इकट्ठा होकर धागे नुमा संरचना बनाता है, जिसको बाद में क्रोमोसोम नाम दिया गया, क्योंकि यह एक बेसिक डाई है ना, एक प्रकार की बेसिक डाई होती है, उससे वो स्टेन हो सकता था। जो क्रोमोसोम का टर्म है, जो शब्द है, वह डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में दिया था। और वह इसलिए दिया था क्योंकि ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है कलर और सोमा का अर्थ होता है बॉडी। तो क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडी, रंगीन कोई संरचना या काय। इसके बाद बेंडेन और बोवेरी ने 1887 में यह बताया कि हर किसी भी स्पीसीज़ में क्रोमोसोम नंबर की संख्या निश्चित होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग में 22 ऑटोसोम्स और XY क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये हुए कितने 23 पेयर, या ये कहना चाहिए कि 46 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम कांस्टेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी रेसेस का हो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अमेरिकन हो, हर किसी में 46 क्रोमोसोम की संख्या कांस्टेंट है। W.S. सटन और T. बवेरी ने 1902 में यह बताया कि यह जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, यह हेरिडिटी के मैसेंजर होता है, हेरिडिटी का मैसेंजर होता है। अब देखते हैं क्रोमोसोम के साइज़, नंबर और कुछ टर्म जो इससे रिलेटेड होते हैं। तो देखते हैं कि
नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कांस्टेंट फॉर एनी स्पीसीज, मतलब किसी भी स्पीसीज के लिए संख्या निश्चित होगी, लेकिन यह गैमिट्स में यह आधी हो जाती है और सोमेटिक सेल में जो होती है वो डबल होती है, मतलब 2n कहते हैं जिसे, तो वो सोमेटिक सेल्स में सामान्यतः डिप्लॉयड होती है और गैमिट्स में एप्लाइड होती है ना। तो ये जो संख्या है आधा होना एक्चुअल यह होता है कि म्यूसिस की जो एक प्रक्रिया होती है उसके द्वारा क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। क्रोमोसोम नंबर जो है वेरी करता है, जैसे निमेटोड्स स्पीसीज में केवल 2 क्रोमोसोम है, जबकि प्रोटोजोन स्पीसीज में कुछ प्रोटोजोन्स में 1600 क्रोमोसोम हैं, और सामान्यतः प्लांट और एनिमल में लगभग 8 से 50 की संख्या में क्रोमोसोम की संख्या देखी गई है सामान्यतः। लेकिन वहीं यदि टेरिडोफाइट की बात करें, एफियोग्लॉसम है जो प्लांट में सबसे अधिक किसी में क्रोमोसोम पाए जाते हैं संख्या में, तो वो है टेरिडोफाइट एफियोग्लॉसम, जिसमें 1242 करीब क्रोमोसोम होते हैं। और वहीं पर एक और पौधा है जिसका नाम है हैप्लोपिपस ग्रेसिलिस, इसकी संख्या 2n=4 है, मतलब 4 केवल। तो यह संख्या हर किसी चीज़ के लिए निर्धारित होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये नहीं तय करता कि किसी स्पीसीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जैसे कि 1242 किसी पौधे में, जैसे हमने बताया एफियोग्लॉसम में, तो वो कॉम्प्लेक्स होगा ऐसा नहीं है ना। और जबकि हम ह्यूमन बीइंग 46 ही हैं, है ना, तो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी उस प्रोटोजोआ की तुलना में ज़्यादा है, जबकि प्रोटोजोआ की स्पीसीज़ में हमने देखे कितने 1600 क्रोमोसोम, जबकि हम उसकी तुलना में कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो 1600 और कहाँ 46, तो यह बात तय इससे होती है कि क्रोमोसोम की संख्या से किसी भी स्पीसीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी निर्धारित नहीं होती। हर ह्यूमन सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 2n जिसको 46 कहते हैं, 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम स्पर्म या ओवम सेल में, मतलब गैमेटोफाइट में। और इसी की यदि पेयरिंग कर ले, 22 पेयर ऑटोसोम्स और XX या XY एक पेयर ये बनेगा, तो जैसे 23वां पेयर ये कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं कि क्रोमोसोम को जो साइज़ के अनुसार, है ना, सबसे क्रोमोसोम का जो साइज़ है सबसे बड़े क्रम से सबसे छोटे क्रम में यदि हम जमा दें तो उसको हम बोलते हैं कैरियोग्राम या आइडियोग्राम भी बोलते हैं। और जो एक एक क्रोमोसोम है उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। तो हर क्रोमोसोम जो होगा वो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। तो कैरियोटाइप जो होता है हर किसी का अलग अलग होगा, क्योंकि संख्या अलग अलग होती है। ह्यूमन कैरियोग्राफ हमने बनाया था जिम्सा स्टेनिंग के द्वारा। कैरियोग्राम या आइडियोग्राम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर हम पेयर में हर क्रोमोसोम को जमा के बड़े से छोटे क्रम में रखते हैं। अब देखते हैं यह टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है। इसमें देखते हैं कि इस तरह का जो टिपिकल इसलिए बताया कि सभी प्रकार के क्रोमोसोम को इकट्ठा यदि अपन समझना चाहें इसलिए उसको टिपिकल बोला गया। तो यहाँ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो पेयरिंग में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यह जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से, जो बीच में जो नॉच होती है जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। यदि इसमें प्रोटीन का अटैचमेंट हो जाता है तो ये काइनेटोकोर कहलाता है, जिसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं, और यहीं आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक साथ लगे हुए हैं तब यहाँ सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो यहीं पर जीन का आदान प्रदान होता है।
इसके आखिरी में यदि कोई सेकंड कंस्ट्रक्शन होता है, हर किसी में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं होता हर क्रोमोसोम में, तो जिस किसी क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके आखिरी में, मतलब उसके बाद जो हिस्सा बचता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। और जो क्रोमोसोम का आखिरी सिरा होता है उसको हम बोलते हैं टीलोमियर। तो टीलोमियर क्रोमोसोम को दो अलग अलग क्रोमोसोम को मिलने से रोकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, हम देखते हैं कि जो एक तरफ का आर्म है वो एक क्रोमेटिड है और दूसरे तरफ का जो बना हुआ नया है उसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो यह है, इस तरह से पैरिंग करके जीन का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके अंदर जो है वो जो धागा नुमा संरचना है जिसको हम क्रोमोनीमा कहते हैं सिंगुलर, और प्लूरल में बोलते हैं क्रोमोनीमेटा, एक्चुअल वो डीएनए थ्रेड होता है। और एक्चुअल ये किसी एक फ्लूइड में डूबा हुआ रहता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम का टिपिकल संरचना होती है। अब आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बहुत सारे वर्ड जैसे हमने लिखा कि क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर है, स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट की जगह जो होती है काइनेटोकोर वो। तो यहाँ पर जो क्रोमेटिड है वह टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं, एंड दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो कि माइटोटिक मेटाफेज में हमको दिखाई देते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को धारण किया हुआ रहता है, मतलब का बना होता है। सेंट्रोमियर जो होता है सेंटर में होने के कारण उसका नाम सेंट्रोमियर है। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स यहीं पर आके जुड़े हुए रहते हैं। उसके चारों आर्म, मतलब क्रोमोसोम जो मेटाफेज में है उसके चारों आर्म जो हैं वो सेंट्रोमियर पर आके जुड़े रहते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रियोजन में काइनेटोकोर पर आके चिपक कर फिर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को विपरीत ध्रुव पर खींच कर ले जाता है। तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं और इसलिए संकुचन होने के कारण अपोजिट पोल में उनको ले जाया जाता है स्पिंडल फाइबर के द्वारा। द नंबर ऑफ एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर डिफर इन डिफरेंट क्रोमोसोम। कई बार एक से अधिक सेंट्रोमियर भी हो सकते हैं, जैसे कि हम अभी आगे देखेंगे क्रोमोसोम के प्रकार में। सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सेंट्रोमियर जो दो भाग में क्रोमोसोम को बांटता है, तो जो बड़ा आर्म है उसको हम क्यू आर्म बोलते हैं और छोटे आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं। सेंट्रोमियर कंटेंस ए डिस्क लाइक काइनेटोकोर। अभी हमने बताया कि एक डिस्क लाइक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जब सेंट्रोमियर पे आके जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, है ना, जो कि एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस के साथ एक स्पेशल प्रोटीन के साथ बंधा हुआ होता है जो स्पिंडल फाइबर को फैसिलिटेट करता है अटैचमेंट के लिए, मतलब जुड़ने के लिए सुविधा प्रदान करता है। जो क्रोमोसोम का हिस्सा डार्कली स्टेंड होता है उसको ज़्यादा कंडेंस रीजन होता है और उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। तो दो प्रकार के क्रोमेटिन पाए जाते हैं डीएनए क्रोमोसोम में। एक तो हेटेरोक्रोमेटिन जो डार्कली स्टेंड हो सकता है क्योंकि डेंस रीजन होता है और यहाँ पर डीएनए टाइटली पैक्ड होता है और जेनेटिकली ये इनएक्टिव होता है। दूसरा हिस्सा होता है जो लाइटली स्टेंड होता है और डिफ्यूज रीजन होता है, मतलब फैला हुआ रहता है, लाइट स्टेनिंग लाइटली होती है इसकी, इसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। और यह जेनेटिकली एक्टिव होता है और लूजली पैक्ड होता है। तो इस तरह से यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में अंदर से समझ सकते हैं कि ये हिस्सा डार्क क्यों हुआ और लाइट क्यों हुआ और ये एक्टिव है या नहीं है। प्रोफेज की अवस्था में क्रोमोसोम मटेरियल इसके अंदर इज विजिबल होता है और थिन फिलामेंट दिखाई देते हैं जिसको हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं। इंटरफेस की अवस्था में
यही जो क्रोमोसोम है डिसअपियर होके क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में बदल जाते हैं, जो कि बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और जो क्रोमोमियर कहलाते हैं। जो बीड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रोमोमियर। क्रोमेटिन जो है विथ क्रोमोमियर लुक्स लाइक एक नेकलेस विथ बीड्स। तो क्रोमेटिन हमें क्रोमोमियर के कारण हमें एक हार जैसा दिखाई देता है, जिसमें कि बहुत सारे मनके लगे हुए हों। क्रोमोसोम का टाइप जो है सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण कि उनकी संख्या कितनी है सेंट्रोमियर की। यदि एक होगा तो मोनोसेंट्रिक रहेगा, यदि डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर होगा तो हम उसको होलोसेंट्रिक कहेंगे, और यदि सेंट्रोमियर के बगैर होगा बिना सेंट्रोमियर के तो उसको एसेंट्रिक कहेंगे। और यदि क्रोमोसोम जो है 2 सेंट्रोमियर होंगे तो उसको डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जहाँ पर 2 सेंट्रोमियर है वह अनस्टेबल होता है। यदि हम देखें क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे, तो ये 4 प्रकार का होता है: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पर जो आर्म पर मतलब आर्म सेंट्रोमियर जो है आर्म यदि एकदम आखिरी में होगा सेंट्रोमियर तब हम उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। यदि यह सेंट्रोमियर थोड़े से दूरी पर होगा, मतलब एक आर्म छोटा होगा और दूसरा आर्म बहुत बड़ा होगा, तब एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। और फिर तीसरा प्रकार है सबमेटासेंट्रिक, जिसमें कि जो शार्ट आर्म है थोड़ा बड़ा रहेगा पहले की तुलना में एक्रोसेंट्रिक की, और जो बड़ा आर्म है उसकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा होगा। जबकि मेटासेंट्रिक में लगभग बराबर होंगे दोनों आर्म। तो जो मेटासेंट्रिक है वी शेप बनाता है, सब मेटासेंट्रिक एल या जे शेप बनाता है, एग्रोसेंट्रिक आई शेप बनाता है, जिस तरह का आई होता है बिंदी लगी रहती है जिस पर, छोटा आई। और जो टीलोसेंट्रिक रहता है वह विदाउट एक स्पेशल स्ट्रक्चर होने के बजाय एक आखिरी में एक वो सेंट्रोमियर होने के कारण कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता जिसको हम नाम दे सकें ऐसा कि ये एल शेप है या जे शेप है। तो इस तरह से 4 अलग अलग प्रकार से पोजीशन के आधार पर सेंट्रोमियर की उसके टाइप होते हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कि क्या क्या फंक्शन करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन फंक्शन है वो केयरिंग द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने का काम करता है। दूसरा एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके बाद जो वर्क है इसका कि किसी भी जीव के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रिपेयर और रीजनरेशन की प्रक्रिया को संपन्न कराता है, जिससे कि उसकी सर्वाइवलिटी मतलब उसकी जीवंतता कायम होती है। क्रोमोसोम डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। तो डीएनए के बाहर जो मैट्रिक्स होता है उसको ख़राब होने से या टूटने या किसी प्रकार के नुकसान होने से बचाता है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो जीन रेगुलेशन में मदद करती है। स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रोमियर पर आके अटैच होते हैं, जिसके कारण सेल डिवीज़न या डिवीज़न सेल का डिवीज़न पॉसिबल हो पाता है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो सेंट्रोमियर करता है क्रोमोसोम के अंदर। प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन मतलब हज़ारों की संख्या में जीन होते हैं जो कि प्रिसाइजली कोडेड फॉर मल्टीपल प्रोटीन प्रोडक्शन ड्यूरिंग या कहना चाहिए
प्रोटीन सिंथेसिस के समय बहुत सारे प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। जीन से ही प्रोटीन बनती है और प्रोटीन से ही एक्सप्रेशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।